भारतीय साहित्य के अनुवाद की भी एक सशक्त परंपरा हमें मिलती है। हम जानते हैं कि भारत का ज्ञान विज्ञान का विस्तार वह विश्व विदित है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संत साधकों ने न जाने किस किस अनुशासन के क्षेत्र में अपने योगदान से, अपनी अनुसंधित्सु प्रवृत्ति से हतप्रभ किया है। चिकित्सा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, संचार माध्यमों का क्षेत्र हो, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, सभी में। और आज के युग को 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 21वीं शताब्दी का यह जो समय चल रहा है, इसको तो हम संचार और सूचना क्रांति के युग के रूप में देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में देखते हैं। यानी सूचना और संचार भी एक टेक्नोलॉजी बन गया है, इसलिए क्योंकि उसके साथ समय समय पर नए नए उपकरण, नए नए साधन यह भी जुड़ते चले जा रहे हैं। इस दृष्टि से जब हम सूचना प्रौद्योगिकी या संचार क्रांति की परिकल्पना करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी जो रीढ़ है वह तो अनुवाद ही है, क्योंकि विश्व के तमाम देशों से, समुदायों से, भाषाई संस्कृति से आदान प्रदान का यह कार्य अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो पाता है। इसीलिए अनुवाद की प्रासंगिकता साहित्य के साथ साथ टेक्नोलॉजी में, तकनीक में, विज्ञान में, सूचना और संचार में, मनोरंजन के क्षेत्र में, इन सब में भी फैलती जा रही है। अब उपादेयता, सार्थकता, प्रासंगिकता, जब हम इन सब की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत तकनीकी दृष्टि से अपने प्रारंभिक काल से अपनी एक पहचान बनाए रखता है। हम अपने वैज्ञानिक और अनुसंधान के क्षेत्रों में, अंतरिक्ष के क्षेत्रों में, खगोल के क्षेत्रों में, युद्ध के क्षेत्र में, तमाम तरह के क्षेत्रों में हम अपनी उन्नति से, अपनी प्रगति से, अपनी अद्यतन अधुनातन उपलब्धियों से विश्व को अवगत कराते रहे हैं। और पूरा विश्व वह इस सूचना और संचार क्रांति के कारण एक इकाई, एक ग्राम की तरह सीमित, संकुचित होता जा रहा है। ऐसे में विश्व को जब हम एक यूनिट, एक इकाई के रूप में देखते हैं और प्रतिक्षण यह अनुभव करते हैं, यह आवश्यकता महसूस करते हैं कि संसार में, किसी भी देश में, किसी भी भाषा में, किसी भी जाति, धर्म, समुदाय में या किसी भी अनुशासन में कोई विशेषज्ञ, कोई शोधार्थी, कोई वैज्ञानिक, कोई चिकित्सक किसी मुद्दे को लेकर, विषय को लेकर, विवेच्य वस्तु को लेकर क्या कहता है, क्या सोचता है, उसकी खोज क्या है, उसका चिंतन क्या है, किसने क्या लिखा, कहाँ लिखा, कहाँ घटा, क्या घटा, ये सारी जिज्ञासाएं मानव सुलभ जिज्ञासाएं हैं। और इन मानव सुलभ जिज्ञासाओं की तृप्ति करने का काम, उनकी पुष्टि करने का काम ये अनुवाद के माध्यम से ही होता है। इसीलिए दुनिया भर के अनेक देशों के विचार, उन देशों के चिंतक, विचारक, उन देशों को अपनी विशेषज्ञता और ज्ञान महिमा से उपकृत करने वाले चिंतक, अनुसंधान कार्य, राजनीतिक हलचल, उथल पुथल, उठापटक,
सामाजिक सांस्कृतिक विचारधाराओं से अवगत कराने का कार्य, ये सब अनुवाद से होता है। अर्थात एक व्यक्ति अधिक से अधिक 4, 6, 10 भाषाएं सीख सकता है, उसका ज्ञान अर्जित कर सकता है, किंतु दुनिया की सब भाषाएं या देश की सब भाषाएं जान लेना, सीख लेना, विशेषज्ञता हासिल कर लेना, यह तो संभव नहीं है। इसीलिए समस्त भाषाओं में एक संवाद स्थापित करना, इसका एक सहज सेतु निर्मित करना, एक पुल बनाना, ये कार्य अनुवाद और अनुवादकों ने कर दिखाया। इसीलिए आज के जीवन का एक अनिवार्य अनुशासन बन गया अनुवाद। भाषा के कार्यान्वयन की दृष्टि से देखें, राष्ट्र के चहुमुखी बहुमुखी विकास की दृष्टि से देखें, तो अनुवाद एक अनिवार्य अनुशासन बनता चला जा रहा है। दूर दूर सीमाओं में बंटी मानव जातियां आज अनुवाद के माध्यम से ही निकट आ रही, एक दूसरे को समझने, एक दूसरे को उनकी वैचारिकता को आत्मसात करने की संभावनाओं को यदि कोई उद्घाटित करने वाली विधा है तो वो अनुवाद है। वस्तु स्थिति यह भी है कि अनुवाद के द्वारा ही कई मृत भाषाओं को पुनर्जीवन भी मिल रहा है। बहुत सी भाषाएं हम भारतीय समाज में ही देखते हैं कि 1500-1600 भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों, उपबोलियों के इस राष्ट्र में न जाने कितनी भाषाएं प्रयोक्ताओं के घटने या न रहने के कारण मृतप्राय हो गई, समाप्त हो गई, और बहुत सी बोलियां, उपबोलियां, भाषाएं, उपभाषाएं अभी इसी कगार पर दिखाई दे रही हैं कि न जाने कब वो समाप्त हो जाए। ऐसे में अनुवाद और अनुवादक इन महत्वपूर्ण धरोहर या विरासत के रूप में उपलब्ध भाषाओं को, उनकी साहित्य संपदा को, उनके विचार नवनीत को संरक्षित करने, उन्हें बचा कर रखने, दूसरी, तीसरी, चौथी भाषा में अंतरित करने का काम अनुवाद और अनुवादक कर रहा है। पिछले न जाने कितने वर्षों से हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव आए हैं, व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुआ है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से जब हम आधुनिकता की परिकल्पना करते हैं, परस्पर उदारीकरण के कारण विनिमय की, लेन देन की, आयात निर्यात की, आदान प्रदान की प्रक्रिया से जुड़ते हैं। हम देख सकते हैं कि शिक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण अनुशासन है जिसको इस विनिमय ने, भाषाओं और अनुवाद के माध्यम से किए गए आदान प्रदान ने अत्यधिक प्रभावित किया है। इसलिए हम अपनी भाषा में दूसरी भाषाओं के कवियों को, कथाकारों को, नाटककारों को, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों को, हम उनको पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, उनसे उपकृत हो पाते हैं। और शिक्षा के साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, उद्योग और औद्योगिकरण के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, मीडिया और संचार माध्यमों के क्षेत्र में, और आज की दुनिया तो पर्यटन की दुनिया भी है। यह जो टूरिज्म है, इस टूरिज्म को या पर्यटन को अनुवाद ने पंख लगा दिए हैं, क्योंकि मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, इनके माध्यम से हम किसी भी अज्ञात, नई या अज्ञेय भाषा, जिसके पास हम पहुंच नहीं पाते, जो हमारे लिए बोधगम्य नहीं है, उस भाषा का अंतरण या अनुवाद यह भी मशीन के माध्यम से अब संभव हो जाता है। और
एक क्रांतिकारी परिवर्तन इस दिशा में हमें दिखाई देता है। हमारी अपेक्षाएं, आवश्यकताएं इस आधुनिकीकरण, उत्तर आधुनिकीकरण के कारण बढ़ रही हैं, बदल रही हैं। यह जो मशीनी मेधा है, जिसको हम कृत्रिम मेधा कहते हैं, यह मशीनी मेधा भी अब बड़ी कारगर भूमिका समाज और सृष्टि के परिवर्तन में निभा रही है। इसी के साथ हमारी जीवन शैली में आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है, रहन सहन में, खान पान में और आयात निर्यात, आवागमन में। और इससे भी बड़ी बात कि कभी विश्व के दूसरे देशों में जाना एक परिकल्पना, एक स्वप्न होता था, लेकिन अब इस आधुनिकता के कारण, इन उपकरणों के कारण, वाहन और आवागमन के साधनों के कारण और भाषा की बोधगम्यता की संभावनाओं के कारण ये काफ़ी बड़ा परिवर्तन समाज, संस्कृति और विश्व में दिखाई देता है। भौतिक सुख सुविधाओं की नई नई खोजों ने हमारे जीवन को जितना सहज बनाने का प्रयत्न किया, उतना यांत्रिक भी बना दिया है। यानी इन यंत्रों के बिना हमें हमारे जीवन का एक सार्थक उद्देश्य कम दिखाई देता है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि मशीनीकरण यह भी अनुवाद के लिए वरदान बन रहा है। इस बदलती दुनिया और दौर में अनुवाद के क्षेत्र में भी न जाने कितनी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। ऐप्स बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर बन रहे हैं और अनुवाद का प्रयोग अब केवल साहित्यिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहा कि केवल कविता का अनुवाद, उपन्यास का, कहानी का, नाटक का अनुवाद, संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र, डायरी आदि, आलोचना आदि के क्षेत्र में अनुवाद कर लें, केवल उतने तक सीमित नहीं रहा। अब तो धीरे धीरे अनुवाद और अनुवादक के दायरे बढ़ रहे हैं। अब अनुवाद को हम राष्ट्र की भावना से, राष्ट्र की एकता से, संस्कृति के विस्तार से, मूल्यों के विनिमय से, आदान प्रदान से जोड़कर देख रहे हैं। हम तुलनात्मक दृष्टि से भी अनुवाद को एक सशक्त और एक कारगर विधा, एक साधन के रूप में देख रहे हैं। ये जमाना या युग अब कंपैरेटिव स्टडी का, यानी तुलनात्मक अध्ययन का भी समय है। अपने ही देश में, अपने ही देश की अनेक भाषाओं में, उन रचनाओं में तुलना और विश्व की अन्य भाषाओं के साथ या रचनाओं के साथ स्वदेशी रचनाओं की तुलना, ये भी एक प्रचलन में आया हुआ स्वरूप दिखाई देता है। व्यवसाय भी अब आयात निर्यात की दृष्टि से, हम वैश्विक धरातल पर अपने उत्पाद का विक्रय करना चाहते हैं और बहुत उपयोगी, सार्थक, कारगर ऐसे उत्पादों का आयात भी करना चाहते हैं। तो चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, तकनीक का क्षेत्र हो, सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, शासन प्रशासन का क्षेत्र हो, विधि और न्याय का क्षेत्र हो, ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र हो, मानविकी का क्षेत्र हो, सब में हम न जाने कितनी वेबसाइट्स को हम देख सकते हैं। पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, आजीविका या रोजगार की संभावनाओं को उद्घाटित करने की दृष्टि से, विज्ञापन की दुनिया में, मनोरंजन की दुनिया में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में संवाद बनाने की दृष्टि से, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमने
हिंदी को राजभाषा घोषित करते हुए सन 1949 में द्विभाषिकता के प्रावधानों की अनिवार्यता पर बात की। उन द्विभाषिक संभावनाओं को उद्घाटित करने की दृष्टि से भी अनुवाद ने बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी कारगर भूमिका निभाई है। इसीलिए अनुवाद की परिव्याप्ति को अगर हम स्थूल रूप से वर्गीकृत करें तो दो खंडों में बांट सकते हैं। एक, साहित्यिक क्षेत्र की रचनाओं का अनुवाद। हम जानते हैं कि साहित्य एक बड़ा अनुशासन है, एक बड़ा कार्य क्षेत्र है। उसमें गद्य और पद्य दोनों मिलते हैं। कविता और काव्येतर, जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, जीवनी, आत्मकथा, ये तमाम वो क्षेत्र हैं। डायरी लेखन के अनुवाद भी खूब हुए, आत्मकथाओं के अनुवाद भी खूब हुए, जीवनियों के अनुवाद भी प्रचुर मात्रा में हुए। तो एक तो साहित्यिक क्षेत्र है, उसमें भी जितने साहित्य में समय समय पर परिवर्तन हो रहे हैं, विकास हो रहा है। कहानी है तो लघु कथा भी आ रही है, अकहानी भी आ रही है। इसी तरह कविता के क्षेत्र में प्रबंध है तो भी, और प्रबंध में भी यदि महाकाव्य है, खंड काव्य है, चंपू काव्य है, मुक्तक काव्य है, इस तरह से हम देख सकते हैं। और अगर साहित्य से इतर क्षेत्रों की बात करें तो उनमें तो एक बहुत बड़ा संसार है जो संवेदना का साहित्य नहीं है, विमर्श का, विचार का, चिंतन का, मनन का, जो अद्यतन अधुनातन वैश्विक ज्ञान का साहित्य है, जिसको हम वैज्ञानिक साहित्य, तकनीकी साहित्य, औद्योगिक साहित्य, मशीनी साहित्य इस रूप में भी देखते हैं। साहित्यिक क्षेत्र में परिव्याप्ति की बात करें तो हम जानते हैं कि सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य दूसरे से जो कुछ अंतर क्रिया करता है, जो कुछ सीखता है, जो कुछ विनिमय करता है, उसका आधार भाषा ही होती है। मनुष्य में भावाभिव्यक्ति और बोधगम्यता, इसकी अपूर्व शक्ति विद्यमान रहती है। यह मनुष्य ही है, ईश्वर ने न जाने कितने जीव जंतु, पशु पक्षी आदि, इनका भी निर्माण किया, इनकी भी सृष्टि की, किंतु मनुष्य मात्र को भाव की अभिव्यक्ति करने वाला और दूसरे के भावों को बोधगम्य समझने वाला, ऐसी अपूर्व शक्ति यदि किसी के पास है तो वह मनुष्य के पास है। और ऐसी भावाभिव्यक्ति और बोधगम्यता से संपन्न शक्ति वाला मनुष्य यदि कोई है तो वह निश्चित रूप से साहित्य और साहित्येतर क्षेत्रों में अनुवाद का रचनात्मक उपयोग करता हुआ दिखाई देता है। भाषा के विचारों के आदान प्रदान को देखें, भाषा के माध्यम से सामाजिकता को स्थायित्व प्रदान करने की दृष्टि से देखें तो न जाने कितने शास्त्रों का, कितने जीवनोपयोगी अनुशासनों का निर्माण किया जाता है। उन सब में अनुवाद और अनुवादक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए आनंदानुभूति को भाषा के माध्यम से विकसित करने वाला, ज्ञानार्जन के सशक्त माध्यम के रूप में भाषा की सहायता से कलात्मक रूप में उसे अभिव्यक्ति प्रदान करने वाला, ये साहित्यिक क्षेत्र है। यही कारण है कि साहित्य को भी किसी समाज, किसी राष्ट्र के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसी भी समाज की पहचान उसकी संवेदना के माध्यम से होती है।
और सभ्य सुसंस्कृत नागरिकों और समाज की परिकल्पना साहित्यिक संवेदना से जुड़ी हुई है। इसीलिए साहित्य की व्यापकता से अभिप्राय जब हम उस पर विचार करते हैं तो रचनात्मक और सृजनात्मक साहित्य को विशेष रूप से केंद्र में रखते हैं। रचनात्मक या सृजनात्मक साहित्य का अभिप्राय ही यह है कि ऐसा साहित्य जो अपनी शक्ति से, जो अपनी प्रतिभा से लालित्य पैदा करता है, ललित साहित्य का निर्माण करता है, जो आनंद प्रद हो, जिसका संवेदना से, हृदय से, भावना से रिश्ता हो। इसमें कथात्मक साहित्य भी है जिसमें कहानी उपन्यास आदि आते हैं, उसमें नाट्य साहित्य भी है जिसमें एकांकी नाटक आदि आते हैं, उसमें महाकाव्यात्मक या खंड काव्यात्मक ऐसे साहित्य भी आते हैं, कविताएं भी आती हैं, निबंध भी आते हैं, रेखाचित्र और संस्मरण भी आते हैं। बहुत से यात्रा वृत्तांत भी साहित्यिक अभिरुचि के बन गए, प्रभावित करते हैं। देश विदेश की यात्राओं के आधार पर साहित्यकार जब अपने यात्रा वृत्त लिखता है तो बड़े रोमांचक बन जाते हैं, रोचक बन जाते हैं, प्रभावी भी बनते हैं, प्रेरक भी बनते हैं। ऐसी रिपोर्टाज भी हैं। किसी समाज में, किसी जाति में, किसी समुदाय में, किसी देश में यदि कोई घटना घटती है, सकारात्मक या नकारात्मक, उसको लेकर रिपोर्ट तैयार करना, साहित्यिक भाषा में उसे रिपोर्टाज कहते हैं। ये भी बड़े महत्वपूर्ण बन जाते हैं। हिंदी में भी बहुत से रिपोर्टाज बड़े मर्म स्पर्शी लिखे गए हैं। तूफानों के बीच जैसी रचना को हम याद कर सकते हैं। आत्मकथाएं, जीवनियाँ, मुक्तक काव्य, संस्मरण रचनाएं, संस्मरणात्मक गाथाएं, ये सभी कुछ हैं जिनका सृजन होता है, पुनर्सृजन होता है, अभिव्यक्ति होती है, पुनराभिव्यक्ति होती है। इन सब में हम साहित्यिक संवेदना का समावेश देख पाते हैं। आधुनिक युग में समूचे विश्व की जनता, वहाँ के नागरिक, वहाँ के पाठक, उनमें समकालीन साहित्य को पढ़ने की रुचि बढ़ी है। यानी हम अपने ही देश, अपने ही समुदाय, अपनी ही भाषाओं के साहित्य के साथ साथ दूसरे देशों की, दूसरी भाषाओं की रचनाओं को, रचनाकारों को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, संवेदना की परिव्याप्ति का बोध करना चाहते हैं। ऐसे अन्य भाषाओं के साहित्य आदि के प्रति भी जिज्ञासाएं बढ़ी हैं और हमारे युवा वर्ग में, विद्यार्थी वर्ग में विशेष रूप से इस तरह की रचनाओं के पठन पाठन का प्रचलन बढ़ा है। विश्व मानव के विश्व साहित्य की कल्पना को साकार होने का सपना आज मनुष्य देखने लगा है। यानी हम देखना चाहते हैं कि पूरे विश्व में मानवता का स्वरूप क्या है, मनुष्य का आचरण क्या है, और वहाँ के साहित्य में उन देशों के, उन भाषाओं के साहित्य की कल्पना, परिकल्पना क्या है, उस कल्पना शक्ति में सृजनात्मकता कितनी है। इसीलिए आज पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, संसार भर में साहित्यिक अनुवाद की मांग लगातार बढ़ रही है। वो कवितात्मक अनुवाद हो, कविता का, या गद्य रचनाओं का अनुवाद हो। उनकी पठनीयता भी बढ़ रही है, उनकी ग्राह्यता भी बढ़ रही है। इसलिए साहित्यिक अनुवाद के प्रसंग में यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है, विषय है कि जर्मन कवि एवं नाटककार गेटे ने शकुंतला के अनुवाद को पढ़कर विश्व साहित्य की परिकल्पना ही विकसित कर दी। यानी शकुंतला का जब अनुवाद हुआ तो वहाँ चिंतकों के मन में ये बात आई कि विश्व के साहित्य को भी एक अलग अनुशासन बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा मुख्य रूप से तुलसी कृत रामचरितमानस, प्रेमचंद कृत गोदान और
पाथेर पांचाली, तक्षी के चेम्मीन, ऐसी न जाने कितनी भारतीय भाषाओं की महत्वपूर्ण और कालजयी रचनाएं हैं जिनका यूरोप की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। उनकी पठनीयता बढ़ी और हमारे रचनाकारों को, हमारी रचना धर्मिता को प्रशस्ति मिली, उसकी उसकी प्रशंसा की गई। मार्क्स द्वारा जर्मन भाषा में लिखे गए ग्रंथों का अनुवाद विश्व भर की भाषाओं में हो जाने के कारण ही विश्व के चिंतन को एक नई दिशा और एक नया आयाम मिला। इसी तरह हम और भी बहुत से रचनाकारों को भारतीय संदर्भ में या विदेशी संदर्भ में देख सकते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के अनुवाद के बाद, वो अनुवाद उन्होंने स्वयं किए या दूसरे अनुवादकों ने किए, विश्व को अत्यधिक अभिभूत किया, प्रभावित किया, प्रेरित किया। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।